नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम ओरिजिनल्स के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं राजेश टोडिया और आज की जो हमारी क्लास है वह है भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ने वाले हैं हम। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो आज हमारा टॉपिक है वह भारत का विदेशी व्यापार है, जिसमें हम लोग भारत के विदेशी व्यापार के मूल्य, संरचना और दिशा के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो सबसे पहली चीज हम लोग समझेंगे यहाँ पर आज, ठीक है ना, वह भारत का विदेशी व्यापार या विदेशी व्यापार होता क्या है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि विदेशी व्यापार होता क्या है। ठीक है ना। अब मान के चलिए भारत जो है चीन से, ठीक है ना, ताइवान से, या हम कहें कि जो ताइवान ही मान के चलिए, ठीक है ना, श्रीलंका, अफ्रीका, ठीक है ना, या हम बात करें कि जो मिडिल ईस्ट है, या हम कहें कि जो अरब देश है, ठीक है ना, इन देशों के साथ वस्तुओं का लेन देन करता है या व्यापार करता है। ठीक है ना। या हम कहें कि भारत जो है इन देशों में अपनी वस्तुएं पहुंचाता है, साथ ही विदेशी मुद्रा जो है वह अर्जित करता है। या हम कहें कि इन देशों में जो अधिक उत्पादन होता है उसको खरीदता है। ठीक है ना। इन देशों के साथ क्या कर रहा है, या तो अपनी वस्तुओं को या सेवाओं को बेच रहा है, या हम बात करें कि उन देशों की जो वस्तुएं हैं या सेवाओं को भारत खरीद रहा है। ठीक है ना। तो इस स्थिति में भारत क्या कर रहा है, इन देशों के साथ व्यापार कर रहा है, या इन बाहरी जो देश है या विदेशी जो देश है उनके साथ क्या कर रहा है, व्यापार कर रहा है। और इसी को क्या कहते हैं हम, विदेशी व्यापार कहते हैं। क्या कहते हैं, विदेशी व्यापार। मतलब एक देश दूसरे देश को अपनी वस्तुएं सेवाएं बेच रहा है और दूसरा देश इस देश को अपनी वस्तुएं सेवाएं खरीद रहा है या बेच रहा है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, विदेशी व्यापार कहते हैं। इसको आप परिभाषिक रूप से देखा जाए तो हम लोग इस रूप में देख सकते हैं कि किसी देश की जो माल पूंजी या सेवाओं का जो व्यापार है उसकी भौगोलिक सीमा के बाहर, ठीक है ना, भारत की जो भौगोलिक सीमा है या उस कोई भी देश है उसकी जो भौगोलिक सीमा है उसके बाहर किसी अन्य देश के साथ होता है, तो उसे ही क्या कहते हैं हम, विदेशी व्यापार कहते हैं। किस नाम से जानते हैं उसे, विदेशी व्यापार के नाम से जानते हैं। जैसे कि भारत की यदि हम बात करें तो भारत जो है, ठीक है ना, वह अरब देशों से क्या खरीदता है, ऑयल खरीदता है या तेल खरीदता है। ठीक है ना। इसके साथ ही भारत जो है वह अमेरिका को सर्वाधिक क्या करता है, सॉफ्टवेयर निर्यात करता है। क्या करता है, सॉफ्टवेयर से संबंधित जितने भी कार्य हैं वो अमेरिका को निर्यात करने का कार्य करता है। तो इस प्रकार भारत का अरब देशों के साथ या अमेरिका के साथ जितना भी आयात होता है या जितना भी क्या होता है, निर्यात होता है, या जो भी भारत खरीदता है या जो भी इनको बेचता है उसे ही हम क्या कहते हैं, विदेशी व्यापार के नाम से उसे जानते हैं। जैसे कि भारत का अमेरिका, चाइना, ब्रिटेन के साथ यहाँ पर व्यापार या आयात निर्यात। अब विदेशी व्यापार में दो ही चीजें होती, या तो आयात होगा या फिर क्या होगा, निर्यात होगा। मतलब कोई चीज खरीदी जाएगी या कोई चीज उस देश को या कोई वस्तु उस देश को बेची जाएगी। ठीक है ना। अब विदेशी व्यापार जो होता है देश की अर्थव्यवस्था का, विकास का, या हम कहें कि आर्थिक गतिविधियों का क्या होता है, इंजन होता है। और यह जो विकास या हम कहें कि जो व्यापार होता है यह खुली अर्थव्यवस्था का परिणाम है। ठीक है ना। खुली अर्थव्यवस्था मतलब आप एक देश जो है वह दूसरे देश को वस्तु सेवाओं का निर्यात कर रहा है और दूसरा देश जो है वह मतलब पहले देश को वस्तुओं सेवाओं का निर्यात कर रहा है या आयात कर रहा है। तो यह क्या होती है,
खुली अर्थव्यवस्था का स्वरूप हमको देखने को प्राप्त होता है। और जो विदेशी व्यापार है इसका जो नियमन है या इसका संचालन जो है वह WTO या विश्व व्यापार संगठन द्वारा इसका संचालन किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो WTO या विश्व व्यापार संगठन द्वारा इसका संचालन किया जाता है। आगे हम विदेशी व्यापार की मूल्य संरचना और दिशा के बारे में समझने से पहले या इनके बारे में जानने से पहले हम कुछ चीजें विदेशी व्यापार के बारे में यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि विदेशी व्यापार कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर हमको देखना है तो विदेशी व्यापार जो होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आयात व्यापार। कौन सा व्यापार? आयात व्यापार। दूसरी बात करें हम तो निर्यात व्यापार, और तीसरा होता है पुनः निर्यात व्यापार। ठीक है ना। आयात व्यापार में हमने क्या किए, कुछ वस्तुएं या हम कहें कि जो सेवाएं हैं उनका भारत ने क्या किया, आयात किया, या भारत ने वस्तुओं सेवाओं को यदि खरीदता है तो उसको कहते हैं हम आयात व्यापार के अंतर्गत उसको देखा जाता है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, पेट्रोल का आयात करते हैं, ठीक है ना। हम लोग दाल का आयात करते हैं, हम लोग सोने का आयात करते हैं, गोल्ड का आयात करते हैं। तो यह किसके अंतर्गत आता है? यह आयात व्यापार के अंतर्गत आता है। मतलब वस्तुओं सेवाओं को हम लोग क्या कर रहे हैं, यदि खरीद रहे हैं, ठीक है ना, तो वह किसके अंतर्गत आ रहा है? आयात व्यापार के अंतर्गत उसे हम लोग देखेंगे। अब अगली हम बात करते हैं, अगला जो प्रकार है वह है निर्यात व्यापार। यदि हम लोग क्या कर रहे हैं, वस्तुओं या हम कहें कि जो सेवाएं हैं इनकी बिक्री का कार्य कर रहे हैं, या हम कहें कि इन्हें बेच रहे हैं, या हम कहें कि इनका क्या कर रहे हैं, हम निर्यात कर रहे हैं किसी अन्य देश को, ठीक है ना। बदले में, उसके बदले में उससे जो विदेशी मुद्रा है वह अर्जित कर रहे हैं, तो वह कहलाता है निर्यात व्यापार। क्या कहलाता है? निर्यात व्यापार कहलाता है। जैसे भारत जो है, ठीक है ना, भारत क्या करता है, अमेरिका को जो है क्या करता है, वह सॉफ्टवेयर का क्या करता है, निर्यात करता है। किसका निर्यात करता है? सर्वाधिक सेवाओं का जो निर्यात, सर्वाधिक सॉफ्टवेयर जो निर्यात किया जाता है वह किसको किया जाता है, वो अमेरिका को किया जाता है, यूएसओ को किया जाता है। तो यह क्या होता है, निर्यात व्यापार। वस्तुओं या सेवाओं का निर्यात किसी अन्य देश को करना और बदले में जो मुद्रा है उसको अर्जित करना या विदेशी मुद्रा को अर्जित करना, यह कहलाता है क्या, निर्यात व्यापार के अंतर्गत यह आता है, ठीक है ना। अगला बात करें हम पुनः निर्यात व्यापार की, ठीक है ना। भारत ने क्या किया, कच्चा जो माल है उसको आयात किया, ठीक है ना। फिर इसको क्या किया, इसको प्रोसेस किया, क्या किया, प्रोसेस किया इसका, ठीक है ना। और इसको पुनः क्या किया, पुनः बेच दिया किसी अन्य देश को। कच्चे माल को आयात किया, इसको प्रोसेस किया बेहतर तरीके से, और पुनः किसी अन्य देश को इसको क्या कर दिया, बेच दिया। तो यह कहलाता है पुनः निर्यात व्यापार कहलाता है। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर हम बात करें कि भारत जो है कच्चा जो पेट्रोल है या डीजल है या तेल है, कच्चा जो तेल होता है पेट्रोल डीजल, वह खरीदता है। किससे खरीदता है? अरब देशों से खरीदता है, रूस से खरीदता है, ठीक है ना। और इसको प्रोसेस करके, मतलब उसको रिफाइन करके फिर से किसको बेच देता है, जो यूरोप की जो कंट्रीज है उनको क्या कर देता है, निर्यात कर देता है। तो यह व्यापार क्या कहलाता है, पुनः निर्यात व्यापार कहलाता है। पेट्रोल को खरीदना, ठीक है ना, जो कच्चा हम कहें कि जो क्या कहते हैं तेल है उसको भारत खरीदता है, ठीक है ना। उसका भारत की जो तेल कंपनियां हैं, जो ONGC है,
BPCL है, यह क्या करती है, उसको प्रोसेस करती हैं और पुनः इसको जो अन्य देश हैं उनको क्या कर देती हैं, बेच देती है। तो यह किसके अंतर्गत आता है, यह पुनः निर्यात व्यापार के अंतर्गत आता है। इसी तरीके से हम देखा जाए कि भारत में सोने का सर्वाधिक आयात होता है, ठीक है ना। अब भारत जो है सोने का आयात करता है, सोने को प्रोसेस करता है, उसके विभिन्न प्रकार के आभूषणों का निर्माण करता है और इसको पुनः अन्य देशों को क्या कर देता है, बेच देता है। तो यह किसके अंतर्गत आएगा, यह पुनः निर्यात व्यापार के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा, तो पुनः निर्यात व्यापार के अंतर्गत आएगा, ठीक है ना। जैसे कि उदाहरण तौर पर जो रूस से जो है यूरोपीय देश है वो पेट्रोल या कच्चा तेल नहीं खरीदते, ठीक है ना। अब भारत ने जो है रूस से कच्चा तेल खरीद लिया, ठीक है ना, उसको प्रोसेस किया, उसे पेट्रोल डीजल अन्य अन्य रूपों में उसको विभक्त किया और पुनः उस कच्चे तेल को प्रोसेस कर उसका मूल्यवर्धन करके किसको बेच दिया, यूरोप देशों को बेच दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे भारत ने क्या किया, पुनः निर्यात किया। क्या किया, पुनः निर्यात किया, मतलब आयात किया, उसको प्रोसेस किया और उसका मूल्यवर्धन करके पुनः क्या कर दिया, निर्यात कर दिया। तो इस प्रकार का व्यापार क्या कहलाएगा, पुनः निर्यात व्यापार के अंतर्गत यह आता है, आपको ध्यान रखना है। तो विदेशी व्यापार 3 प्रकार के होते हैं, आयात व्यापार, निर्यात व्यापार और पुनः निर्यात व्यापार। आयात व्यापार के अंतर्गत वस्तुएं सेवाओं को जो है डॉलर के माध्यम से, रुपया के माध्यम से किया जाता है, दूसरे देशों से खरीदा जाता है, ठीक है ना। निर्यात व्यापार के अंतर्गत वस्तुओं सेवाओं की बिक्री अन्य देशों को की जाती है, ठीक है ना। पुनः निर्यात व्यापार के अंतर्गत क्या किया जाता है, पहले रूप में देखा जाए तो एक देश से या दूसरे देशों या अन्य देशों से वस्तु सेवाओं को खरीदा जाएगा, उनको प्रोसेस किया जाएगा और प्रोसेस करने के पश्चात उसे अन्य देशों को बेच दिया जाएगा। तो इस प्रकार का व्यापार कहलाता है पुनः निर्यात व्यापार, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगला देखते हैं हम कि जो भारत का विदेशी व्यापार है या जो विदेशी व्यापार होता है, इसका महत्व या लाभ की चर्चा हम लोग करते हैं कि इसका महत्व क्या है या इसका लाभ क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि इसका महत्व या लाभ। तो इसका पहला महत्व या लाभ की हम बात करें तो विदेशी मुद्रा अर्जित करने का महत्वपूर्ण साधन है ये, ठीक है ना। जो विदेशी व्यापार है इसके माध्यम से हम जब निर्यात करते हैं, ठीक है ना, तो निर्यात के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, जो वस्तु है या जो सेवा है उनको बेचते हैं अन्य देश को, और इस बेचने के उपरांत जो वस्तु सेवा है हमको विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, तो विदेशी मुद्रा की इसके माध्यम से प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण या इसका महत्व हो जाएगा विदेशी व्यापार का कि विदेशी मुद्रा अर्जित करने का यह क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण साधन हो जाता है, क्योंकि निर्यात के माध्यम से वस्तु सेवाओं को अन्य देशों क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं और उसके बदले हमको क्या प्राप्त हो रही है, विदेशी मुद्रा की यहाँ पर प्राप्ति हो रही है, ठीक है ना। अगला महत्व हम लोग देखते हैं, अगला लाभ हम लोग देखते हैं कि किसी भी देश की उन्नति का मूल आधार है यह, ठीक है ना। कोई भी देश हो जाए यदि, ठीक है ना, वह व्यापार के फायदे में है, व्यापार में फायदे में है वह, ठीक है ना, मतलब वह अधिक मात्रा में क्या करता है, निर्यात करता है। जब अधिक मात्रा में निर्यात करेगा तो उसे अधिक मात्रा में क्या होगी, विदेशी पूंजी की प्राप्ति होगी। क्या प्राप्ति होगी, विदेशी पूंजी की प्राप्ति होगी, मतलब उसे अधिक मात्रा में क्या प्राप्त होगा, लाभ प्राप्त होगा, जिससे वह अपने देश की आर्थिक गतिविधियों का संचालन क्या कर सकता है, बेहतर तरीके से या उचित रूप से कर सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी भी देश की आर्थिक उन्नति का जो मूल आधार होता है वह होता है विदेशी मुद्रा, जिसकी जो पूर्ति होती है या जो प्राप्त होती है विदेशी व्यापार के माध्यम से, ठीक है ना। अब हम देखते हैं अगला महत्व या लाभ की चर्चा कर लेते हैं कि पारस्परिक सहयोग में वृद्धि होती है इसके द्वारा, ठीक है ना। अब एक देश से दूसरा देश वस्तुओं सेवाओं की खरीदी करता है, ठीक है ना,
दूसरा देश आवश्यकता होने पर अपनी वस्तुओं सेवाएं दूसरे देश को उपलब्ध कराता है। इसी प्रकार दूसरा देश जो है वह उसके पास जिस वस्तु या सेवा की अधिकता होगी वह पहले देश को क्या करेगा, उपलब्ध कराएगा। जैसे भारत में बात करें तो भारत में कभी कभी क्या हो जाती है, दालें बहुत ज्यादा महंगी हो जाती हैं, ठीक है ना, उत्पादन कम होता है, उत्पादन कम होने के कारण दालें क्या होती हैं, बहुत ज्यादा महंगी होती हैं। अब भारत क्या करता है, जो अफ्रीकी देश है उनसे दाल का क्या करता है, आयात यहाँ पर करता है, ठीक है ना। अब दालों के आयात में क्या होगी, परस्पर रूप से क्या होगी, वृद्धि होगी। अब इसके परिणाम स्वरूप भारत क्या करता है, और जो अफ्रीकी देश हैं उन्हें जो दवाइयां हैं वह उपलब्ध करा देता है। क्या उपलब्ध करा देता है, दवाइयां उपलब्ध करा देता है। जो गेहूं चावल अन्य खाद्यान्न की वस्तुएं हैं वह उनको उपलब्ध करा देता है। अब विदेशी व्यापार के माध्यम से क्या होता है, पारस्परिक सहयोग में वृद्धि होती है। आपके पास जिसकी कमी होगी हमें उपलब्ध कराइए, ठीक है ना। हमारे पास जो अधिक मात्रा में उपलब्ध होगा या जिस चीज की आपके पास जरूरत होगी और वह हमारे पास है अधिक मात्रा में, तो हम आपको क्या कर देंगे, उपलब्ध करा देंगे। और इसके माध्यम से क्या होगा, पारस्परिक सहयोग में वृद्धि हमको देखने को प्राप्त होगी। अगला हम देखते हैं कि वस्तुओं के मूल्य में स्थिरता यहाँ पर देखने को प्राप्त होती है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया हो कि जो दालें हैं, ठीक है ना, भारत में कभी कभी कम उत्पादन के कारण दालों जो दाल है, प्याज है, ठीक है ना, इनका कभी कभी क्या होता है, कम उत्पादन होता है, जिसके कारण जो खाद्यान्न है इनकी कीमतें कभी कभी क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। जब खाद्यान्न की कीमतें या दालें प्याज की कीमतें जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं तो इनका क्या करना पड़ता है, भारत को आयात करना पड़ता है। जैसे दालों का आयात मैंने बता दिया हूं, अफ्रीकन कंट्री से करना पड़ता है। इसी प्रकार जो प्याज है वह चीन से बुलाना पड़ता है, बांग्लादेश से इनका आयात करना पड़ता है, जिससे कि वस्तु के मूल्य या जो खाद्यान्न है उसके मूल्य को क्या किया जाके कम किया जा सके, खाद्यान्न के मूल्य में स्थिरता यहाँ पर लाई जा सके। तो वस्तुओं के मूल्य में स्थिरता के लिए बाजार में उसकी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या है, हमको विदेशी व्यापार की यहाँ पर आवश्यकता होती है। अगला हम देखते हैं औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहन। किसको प्रोत्साहन, औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहन, क्योंकि विदेशी पूंजी होगी या विदेशी व्यापार होगा तो आप अपने देश में जो वस्तुएं हैं उनका निर्माण अधिक मात्रा में कर पाएंगे, ठीक है ना। अधिक मात्रा जब माल का निर्माण आप करेंगे फिर उसका क्या करेंगे, आप निर्यात करेंगे, जिसके कारण जो देश है उसमें औद्योगिक गतिविधियां जो हुई थी, ठीक है ना, उनको क्या मिलेगा, उनको बढ़ावा मिलेगा। जो भी औद्योगिक गतिविधियां हैं उनको बढ़ावा यहाँ पर मिलेगा। मतलब औद्योगिकरण को प्रोत्साहन देने के लिए क्या है, विदेशी व्यापार एक महत्वपूर्ण फैक्टर यहाँ पर हो जाता है, ठीक है ना। अगला हम देखते हैं कम लागत में अधिकतम उत्पादन, ठीक है ना। तो कम लागत में अधिकतम उत्पादन का मतलब यह है कि कोई देश जहां पर कच्चे माल की अधिकता है, ठीक है ना, कच्चा माल वहां सस्ते दाम पे प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। कच्चे माल को हम देश में लाएंगे, उसको प्रोसेस करेंगे, उससे प्रोडक्ट का निर्माण करेंगे और उस प्रोडक्ट को वृहत स्तर पर हम क्या कर देंगे, बेच देंगे बाजार में, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, कम लागत पर अधिकतम उत्पादन हमको देखने को प्राप्त होगा और जिसके माध्यम से हम लोग देखते हैं कि अधिकतम मूल्य की प्राप्ति या अधिकतम व्यापारिक लाभ हमको प्राप्त होगा, ठीक है ना। अगला हम देखते हैं कि कम उत्पादन की स्थिति में दूसरी देश से वस्तुओं को प्राप्त करना, ठीक है ना। जैसे भारत में कभी कभी क्या हो जाता है, कम उत्पादन हुआ, किसी देश में किसी वस्तु या सेवा का कम उत्पादन हुआ, अब उस देश में उस वस्तु या सेवा की डिमांड बढ़ गई। अब इस स्थिति में हम क्या करेंगे, उस दूसरे अन्य देश जहां पर वस्तु सेवाओं का अधिक उत्पादन हो रहा है वहां से उस वस्तु या सेवा की हम लोग आपूर्ति भारत में या हमारे देश में सुनिश्चित करेंगे, ठीक है ना।
तो जिससे कि कम उत्पादन की स्थिति में जो है वह मूल्य स्थिरता को प्राप्त किया जा सके। ठीक है ना। अगला देखते हैं, अधिक उत्पादन की स्थिति में अन्य देश को वस्तुओं को बेचना। ठीक है ना। यह क्या हो जाते हैं, यह विदेशी व्यापार के लाभ या यहाँ पर महत्व यहाँ हो जाते हैं। ठीक है ना। अगले हम बात करते हैं भुगतान संतुलन की, यहाँ पर चर्चा करेंगे। किसकी बात करेंगे, भुगतान संतुलन की यहाँ पर चर्चा करेंगे। भुगतान संतुलन को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, कि किसी भी देश का विश्व के अन्य देशों के साथ एक वर्ष का संपूर्ण रूप से जो लेखा जोखा होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, भुगतान संतुलन के नाम से उसे जानते हैं। मतलब कि भारत का मान के चलिए संपूर्ण विश्व के साथ एक वर्ष में जो भी वित्तीय लेखा जोखा हुआ उसे ही हम क्या कहेंगे, भुगतान संतुलन के नाम से उसे जानते हैं। अब यह भुगतान संतुलन हमको तीन रूपों में देखने को प्राप्त होता है। कितने रूपों में, तो तीन रूपों में देखने को प्राप्त होता है। पहला अनुकूल, दूसरा होता है प्रतिकूल और तीसरा होता है संतुलित। ठीक है ना। अब अनुकूल व्यापार संतुलन की बात करें, यहां पर ये ध्यान रखिएगा, यहां पर अनुकूल में व्यापारिक लाभ प्राप्त होगा। मतलब आपने निर्यात कितने का किए, मान के चलिए आपने 200 रुपए का किए निर्यात किए, मानना है अपन को। ठीक है ना। और आयात कितने का किए, आयात यदि 100 रुपए का कर लिए। ठीक है ना। तो आपको व्यापार में कितना फायदा हुआ, तो 100 रुपए का आपको क्या हुआ, फायदा हुआ। किसका फायदा हुआ, व्यापार में आपको 100 रुपए का फायदा हुआ। तो यह क्या कहलाएगा, जो फायदा है वह आपका क्या कहलाएगा, अनुकूल भुगतान संतुलन। यह भुगतान संतुलन की अनुकूल स्थिति को यहाँ पर दर्शाता है। वहीं पर प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति यदि हम देखें तो यहाँ पर आपने निर्यात जो है वह कितने का किए, वह आपने 100 रुपए का किए और आयात कितने का कर लिए, तो 200 रुपए का कर लिए। मतलब आप घाटे में कितने रहे, तो 100 रुपए के घाटे में आप रहे। यहाँ पर 100 रुपए के फायदे में आप रहे थे, यहाँ पर 100 रुपए के आप घाटे में रहे। तो यह क्या कहलाता है, प्रतिकूल व्यापार संतुलन या भुगतान संतुलन। मतलब आपने निर्यात की तुलना में जब आयात अधिक मात्रा में हो जाता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति उसे हम कहते हैं। और तीसरा है संतुलित भुगतान संतुलन की यदि हम बात करें, ठीक है ना, आपने 100 रुपए का आयात किए और 100 रुपए का ही क्या कर लिए, निर्यात कर लिए। मतलब आयात जितने का किए उतने का ही आपने निर्यात कर लिए। तो यह किस स्थिति को व्यक्त करता है, तो यह व्यक्त करता है संतुलित भुगतान संतुलन की स्थिति को व्यक्त यहाँ पर करता है। ठीक है ना। तो यह भुगतान संतुलन के क्या हो जाते हैं, स्वरूप हो जाता है, अनुकूल, प्रतिकूल और संतुलित। ठीक है ना। अब हम बढ़ेंगे भुगतान संतुलन की संरचना के बारे में। ठीक है ना। तो भुगतान संतुलन की जो संरचना है वह दो स्वरूपों में हमको देखने को प्राप्त होती है। पहला चालू खाता और दूसरा होता है पूंजीगत खाता। ठीक है ना। एक कौन सा, चालू खाता और दूसरा पूंजी खाता। ठीक है ना। अब चालू खाते के अंतर्गत क्या किया जाता है, दृश्य और अदृश्य इन दोनों मदों को यहाँ पर सम्मिलित किया जाता है। ठीक है ना। दृश्य मद के अंतर्गत वस्तुओं को शामिल किया जाता है और अदृश्य मदों के अंतर्गत सेवाओं को यहाँ पर शामिल किया जाता है। अब बात करते हैं हम दृश्य मद। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, वस्तुओं का आयात निर्यात यहाँ पर सम्मिलित किया जाता है। किसके आयात निर्यात को, दृश्य मद के अंतर्गत वस्तुओं के आयात निर्यात को सम्मिलित किया दिखाई देती है। ठीक है ना। वहीं पर अदृश्य मद की बात करें तो यहाँ पर सेवाओं के आयात निर्यात को शामिल किया जाता है। किसको, सेवाओं के आयात निर्यात को यहाँ पर शामिल किया जाएगा। तो आपको चालू खाते के अंतर्गत दो चीजें देखने को प्राप्त होंगी, दृश्य मद और अदृश्य मद। दृश्य मद के अंतर्गत वस्तुओं का आयात निर्यात और अदृश्य मद के अंतर्गत सेवाओं के आयात निर्यात को यहाँ पर शामिल किया जाएगा। ठीक है ना। अब बात करते हैं हम पूंजीगत खाते या पूंजी खाते की बात करेंगे। तो एक देश का, ठीक है ना,
शेष दुनिया के साथ जितना भी वित्तीय लेन देन का जो लेखा जोखा होता है उसी को हम क्या कहते हैं, पूंजीगत खाता के अंतर्गत उसको रखते हैं। और इसके अंतर्गत जो ऋण पूंजी है और गैर ऋण पूंजी है, यह दोनों पूंजियां इसके अंतर्गत आती हैं। मतलब ऋण पूंजी और गैर ऋण पूंजी को ही हम सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, पूंजीगत खाता के अंतर्गत हम लोग देख सकते हैं। तो यह हो जाती है भुगतान संतुलन की संरचना, जिसमें हम लोगों ने विदेशी व्यापार की जो बेसिक चीजें हैं उसको यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं, पूर्ण कर लिए हैं। ठीक है ना। तो विदेशी व्यापार की जो बेसिक चीजें हैं यहाँ पर पूर्ण हो जाती हैं। ठीक है ना। अब हमको तीन चीजें पढ़ना है, तीन चीजें यहाँ पर सिलेबस में दिया हुआ है। विदेशी व्यापार की मूल्य, फिर संरचना और फिर दिशा। इन तीन चीजों के बारे में हमको पढ़ना रहेगा। एकदम नई चीजें हैं तो थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा आपको कि मूल्य क्या होता है, संरचना क्या होती है और दिशा क्या होता है। इन तीनों के बारे में बिल्कुल शॉर्ट में आपको बिल्कुल समझाने की कोशिश करूंगा। पहला देखते हैं हम मूल्य। ठीक है ना। वैल्यू मतलब जिसको इंग्लिश में क्या कहेंगे हम, वैल्यू जिसे कहेंगे। तो इसका सीधा सा मतलब है कि भारत का विदेशी व्यापार कितना है। मतलब टोटल कितना आयात किया गया, टोटल कितना निर्यात किया गया, इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। कहने का तात्पर्य है कितना आयात हुआ और कितना क्या हुआ, निर्यात हुआ। भारत व्यापार घाटे में है, व्यापार फायदे में है। वस्तुओं के व्यापार में भारत की क्या स्थिति है, कितना फायदे में, और सेवाओं के व्यापार में भारत की क्या स्थिति है, कितने फायदे में है। मतलब यहाँ पर हमको टोटल क्या देखना है, वैल्यू देखना है, टोटल मूल्य हमको देखना है कि भारत का विदेशी व्यापार कितना है, कितने रुपए का आयात किया गया है, कितने डॉलर का निर्यात किया गया है, भारत का संपूर्ण जो विदेशी व्यापार है वह कितना है। ठीक है ना। कितने मूल्य की सेवाओं का निर्यात किया गया, कितनी मूल्य की सेवाओं का आयात किया गया, कितनी मूल्य की वस्तुओं का निर्यात किया गया, कितनी मूल्य की सेवाओं का आयात किया गया, कितना रुपए का भारत का व्यापार घाटा रहा। यह सभी किसके अंतर्गत आएगा, तो यह सभी मूल्य के अंतर्गत हमको देखने को प्राप्त होगा। ठीक है ना। अब दूसरी हम लोग बात करते हैं संरचना की। किसकी बात करेंगे हम लोग, संरचना की यहां पर चर्चा करेंगे। तो संरचना से सीधा सा मतलब आप याद रखिएगा कि किन वस्तुओं का आयात और निर्यात किया गया है, जाता है। वस्तुओं एवं सेवाओं का क्या किया जा रहा है, आयात और निर्यात यहां पर किया जाता है। ठीक है ना। ऐसी कौन सी वस्तुएं या सेवाएं हैं जिनका आयात और निर्यात किया जाता है, भारत के विदेशी व्यापार में उनकी क्या भागीदारी है, यह सभी किसके अंतर्गत आएगा, संरचना के अंतर्गत आएगा। जैसे कि भारत जो है वह दाल का आयात करता है, पेट्रोलियम पदार्थों का आयात करता है, ठीक है ना, सोने का आयात करता है, रत्न आभूषणों का आयात करता है। वहीं पर यदि निर्यात की बात करें तो भारत जो है वह खाद्यान्न का निर्यात करता है, जिसके अंतर्गत चावल भी शामिल है, जिसके अंतर्गत गेहूं भी शामिल है, अन्य जो खाद्यान्न है वह भी इसके अंतर्गत शामिल है। साथ ही हम लोग देखते हैं जो कपड़ा है उसका भी एक्सपोर्ट करता है, जो मशीनरीज हैं उनका भी भारत क्या करता है, निर्यात करता है, जो सॉफ्टवेयर है उनका भी भारत क्या करता है, निर्यात करता है। तो संरचना के अंतर्गत भारत किन वस्तुओं का आयात करता है, किन वस्तुओं का निर्यात करता है, इसको हमको समझना होगा। ठीक है ना। तो संरचना भी आपको समझ में आ गई होगी। अब तीसरी बात करते हैं हम दिशा की। किसकी बात करते हैं हम लोग, दिशा की यहां पर चर्चा करेंगे। ठीक है ना। तो दिशा के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि किन किन देशों के साथ भारत का व्यापार होता है। देशों के साथ भारत की व्यापारिक भागीदारी है।
ठीक है ना। किन देशों के साथ भारत की व्यापारिक भागीदारी है, यह तय करने का जो कार्य करता है, यह तय करने का कार्य करता है दिशा। ठीक है ना। जैसे भारत की हम लोग देखते हैं कि जो व्यापारिक भागीदारी की यदि हम चर्चा करें तो अमेरिका के साथ है, चाइना के साथ सर्वाधिक व्यापारिक भागीदारी, यूएई के साथ सर्वाधिक भागीदारी, व्यापारिक भागीदारी। तो इन देशों की जो दिशा है या भारत के विदेशी व्यापार की दिशा जो प्रभावित करने का कार्य है वह इसके माध्यम से किया जाता है। ठीक है ना। जैसे पहले भारत का विदेशी व्यापार की दिशा क्या थी, वर्तमान में क्या है, आगे आने वाले वर्षों में क्या होगी। ठीक है ना। पहले भारत का विदेशी व्यापार किन देशों के साथ किया जाता था, वर्तमान में किन देशों के साथ है, आगे आने वाले देशों में किन देशों के साथ होगा। जैसे वर्तमान में हम देखें कि भारत का पहले जो सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार होता था वह होता था अमेरिका। ठीक है ना। परंतु वर्तमान समय में हम लोग देखें कि भारत का सबसे बड़ा जो व्यापारिक भागीदारी है वह हो गया है कौन, चाइना हो गया है। ठीक है ना। तो यह क्या निर्धारित कर रही हैं, यह चीजें भारत के विदेशी व्यापार की दिशा को निर्धारित कर रही हैं कि आने वाले वर्षों में हो सकता है कि चाइना के साथ भारत का विदेशी व्यापार और बढ़े। ठीक है ना। जैसे कि हम बात करें कि भारत जो है अब चाइना के साथ कम वस्तुओं का क्या कर रहा है, आयात कर रहा है, और अधिक वस्तुओं क्या कर रहा है, निर्यात कर रहा है। तो यह क्या कर रहा है, यह भारत के विदेशी व्यापार की दिशा को क्या करता है, प्रभावित करता है। जैसे आसियान कंट्रीज हैं, अन्य जो पड़ोसी देश हैं, भारत उनके साथ मुक्त व्यापार समझौता कर रहा है। ठीक है ना। तो इन सभी के माध्यम से भारत की जो विदेशी व्यापार है इसकी दिशा क्या होने वाली है, प्रभावित होने वाली है। और इस सभी का अध्ययन हम लोग करेंगे भारत के विदेशी व्यापार की दिशा के अंतर्गत, हम लोग इसका अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है इतना। अब हम लोग आगे चलते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे भारत के विदेशी व्यापार के मूल्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, तो यहाँ पर मूल्य के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि मूल्य के अंतर्गत हम लोग क्या देखने वाले हैं, मूल्य के अंतर्गत भारत का विदेशी व्यापार कितना रहा, कहने के तात्पर्य है कितना आयात किया गया, कितना निर्यात किया गया, व्यापार घाटा कितना रहा है, इन सभी बिंदुओं का जो अध्ययन है, ठीक है ना, यह किसके अंतर्गत किया जाता है, यह मूल्य के अंतर्गत किया जाता है, विदेशी व्यापार के मूल्य के अंतर्गत यहाँ पर किया जाता है। जैसे कि यदि हम बात करें कि भारत का विदेशी निर्यात व्यापार की यदि हम चर्चा करें, ठीक है ना, भारत का कुल विदेशी निर्यात व्यापार जो है वर्ष 2023-24 में कितना हो गया है, 776.68 अरब डॉलर हो गया है। कितना हो गया, 776.68 अरब डॉलर यहाँ पर भारत का निर्यात व्यापार हो गया है। मतलब इतनी वस्तुओं या सेवाओं को भारत ने अन्य देशों को क्या किया है, बेचा है। कितना, 776.68 अरब डॉलर की वस्तुओं सेवाओं को क्या किया, भारत ने निर्यात किया है या अन्य देशों को क्या किया है, बेचा है। ठीक है ना। अब अगला पॉइंट देखते हैं हम कि वर्ष 2022-23 की तुलना में यदि हम बात करें तो भारत के जो निर्यात व्यापार में जो वृद्धि हुई है वह कितने की वृद्धि देखने को प्राप्त हुई है, तो वह 0.04% की वृद्धि देखने को प्राप्त हुई। किसमें, भारत के निर्यात व्यापार में, मतलब पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष में भारत के निर्यात व्यापार में हमको बढ़ोतरी देखने को प्राप्त हुई है। क्या देखने को प्राप्त हुई है, बढ़ोतरी देखने को प्राप्त हुई। और यह बढ़ोतरी कितनी है, 0.04% की यह बढ़ोतरी देखने को प्राप्त हुई है। ठीक है ना। अब भारत के आयात व्यापार की बात करें तो भारत का कुल आयात व्यापार कितना रहा, तो कुल आयात व्यापार रहा 854 अरब डॉलर का भारत का आयात व्यापार रहा। कब, वर्ष 2023-24 में। कब, वर्ष 2023-24 में। मतलब इतने मूल्य की यहां हम कहें 854 अरब डॉलर के मूल्य की वस्तुओं या सेवाओं का भारत ने क्या किया, आयात किया। मतलब जो आयातित वस्तुएं हैं उसके बदले में भारत ने 854 अरब डॉलर का क्या किया, भुगतान
भुगतान किया। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इस प्रकार हम लोग यदि देखते हैं तो भारत का यहाँ पर क्या देखने को, व्यापार घाटा देखने को प्राप्त होता है। मतलब 776 अरब डॉलर का भारत ने निर्यात किया और 854 डॉलर का यदि अरब डॉलर का आयात किया है, तो भारत को यहाँ पर क्या उठाने पड़ी है, व्यापार में हानि उठानी पड़ी है। मतलब भारत को क्या हुआ, व्यापार में घाटा हुआ। ठीक है ना। आगे हम लोग देखते हैं जो पिछला वर्ष है या 2022-23 का जो वित्तीय वर्ष है उसकी तुलना में वर्ष 2023-24 में, ठीक है ना, भारत के आयात व्यापार में, किसमें, आयात व्यापार में 4.8% की क्या देखने को प्राप्त हुई है, कमी देखने को प्राप्त हुई। मतलब कि भारत के निर्यात में एक तरीके से देखा जाए या एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत के निर्यात में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। वहीं पर एक दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत के आयात में यहाँ पर कमी हुई है। कहने का तात्पर्य यह है कि जितनी ही जरूरत की आवश्यकताएं की जितनी वस्तुएं सेवाएं हैं, अब उनका निर्माण भारत में ही होने लगा है, तभी इनकी आपूर्ति में हमको या आयात में हमको कमी देखने को प्राप्त हुई रही है। कमी कितनी है, 4.8% है। यह बहुत बड़ी हमको आयात में कमी देखने को प्राप्त हुई है। ठीक है ना। वृद्धि कितनी, 0.04% की वृद्धि, उसकी तुलना में यदि 4.8% की आयात की जो कमी है वह यदि हमको देखने को प्राप्त हो रही है तो आयात की मात्रा में जो कमी है वह उसमें काफी ज्यादा मात्रा में हमको गिरावट देखने को प्राप्त यहाँ पर हो रही है। और आगे आने वाले वर्षों में हो सकता है कि भारत का निर्यात व्यापार बढ़े और आयात व्यापार में कमी हो, जिससे भारत के व्यापार जो घाटा है उसमें काफी ज्यादा मात्रा में हमको कमी देखने को प्राप्त होने वाली है। ठीक है ना। इस प्रकार देखते हैं हम कि वर्ष 2023-24 में भारत का व्यापार घाटा कितना रहा है, 78 अरब डॉलर रहा है। कितना रहा है, 78 अरब डॉलर रहा है। जो पिछले वर्ष, यदि पिछले वर्ष की बात करूं तो लगभग भारत का जो व्यापार घाटा है वह 122 अरब डॉलर के आसपास था। कितना था, 122 अरब डॉलर के आसपास भारत का पिछले बार व्यापार घाटा था। और इस वित्तीय वर्ष 2022-23 की बात करें तो लगभग 78 अरब डॉलर का व्यापार घाटा रहा। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत के व्यापार घाटे में भी हमको क्या देखने को प्राप्त हुई है, कमी देखने को प्राप्त हुई है। क्या देखने को प्राप्त हुई है, कमी देखने को प्राप्त हुई है। और आगे आने वाले वर्षों में भी ऐसा माना जा सकता है कि भारत के व्यापार घाटे में और ज्यादा कमी हमको देखने को प्राप्त हो। अच्छा, मूल्य के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारत का जो विदेशी व्यापार है वह अनुकूल है या प्रतिकूल है। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि भारत का वर्तमान समय में जो विदेशी व्यापार है वह क्या है, प्रतिकूल विदेशी व्यापार है। क्या है, प्रतिकूल विदेशी व्यापार है। मतलब हमको क्या उठाना पड़ रहा है, घाटा उठाना पड़ रहा है। क्या उठाना पड़ रहा है, घाटा हमको उठाना पड़ रहा है। अगला जो पॉइंट है, वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी बढ़कर कितनी हो गई है, 1.8% के आसपास हमको देखने को प्राप्त होती है। जितना भी वैश्विक अर्थव्यवस्था में जितना भी निर्यात किया जाता है एक देश से दूसरे देश में, उसमें भारत की हिस्सेदारी हमको 1.8% की हिस्सेदारी देखने को यहाँ पर प्राप्त हो रही है। ठीक है ना। अब अगली चर्चा करते हैं हम वस्तुओं के निर्यात में। हम लोग देखें यदि किसके निर्यात में, वस्तुओं के निर्यात। दो प्रकार का निर्यात होता है, वस्तुओं का निर्यात होता है और सेवाओं का निर्यात होता है, हमने पहले ही देख चुके हैं। तो वस्तुओं के निर्यात में जहां पर 3.1% की कमी देखने को प्राप्त हुई है, वहीं पर सेवाओं के निर्यात की बात करें तो 4.3% की हमको वृद्धि देखने को प्राप्त हुई। यहाँ पर वस्तुओं के निर्यात में मतलब कमी हुई है और सेवाओं के निर्यात में भारत जो है निरंतर प्रगति कर रहा है या निरंतर वृद्धि हमको देखने को प्राप्त हो रही है। इस प्रकार हम देखें कि भारत की निर्यात रैंकिंग में, ठीक है ना, भारत को जो स्थान है उसमें काफी सुधार हुआ है, जिसमें पिछले जो वर्ष है उसमें 19वें स्थान पर था और जो इस वित्तीय वर्ष की यदि हम बात करें तो भारत जो है वह यहाँ पर 17वें स्थान पर आ गया है। कौन से स्थान पर आ गया है, तो 17वें स्थान पर यहाँ पर भारत आ गया है।
ठीक है ना। अब यहाँ पर देखें तो 115 देशों के साथ भारत का निर्यात जो व्यापार है वह बढ़ा है। भारत का जो विदेशी व्यापार होता है वह लगभग 200 देशों के साथ होता है, जिसमें से हम बात करें कि 115 देशों के साथ भारत का जो है वह विदेशी व्यापार वर्तमान में क्या हुआ है, वह बढ़ा है। ठीक है ना। जो एक प्रकार से हम बात करें कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो व्यापार है, भारत का जो विदेशी व्यापार है, उसमें सकारात्मक बदलाव की ओर क्या कर रहे हैं, यह आंकड़े संकेत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जो सकारात्मकता की ओर संकेत कर रहे हैं कि आगे आने वाले वर्षों में, ठीक है ना, भारत का व्यापार घाटा बढ़ेगा। भारत का जो विदेशी व्यापार है वह प्रतिकूल से संतुलन की स्थिति में आते हुए आने वाले वर्षों में, या हम कहें कि 2047 तक अनुकूल व्यापार की स्थिति में भारत आ जाएगा। मतलब भारत को विदेशी व्यापार में फिर क्या होने लगेगा, फायदा होने लगेगा। ठीक है ना। तो ये महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, तो इनको आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है ना। अगला हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कि भारत को जो विदेशी व्यापार है उसके बारे में हम लोग विस्तार से यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन सी कितने का आयात किया गया पिछले वित्तीय वर्ष में, इस वित्तीय वर्ष में, ठीक है ना, कितने का निर्यात किया गया, ठीक है ना, सेवाओं का आयात निर्यात, और जो है वस्तुओं का आयात निर्यात, और कुल व्यापार का आयात निर्यात, इसके अंतर्गत हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर व्यापार सबसे पहले देखते हैं हम। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे हम वस्तुओं का आयात निर्यात की यहाँ पर बात कर लेंगे। तो वस्तुओं का निर्यात आयात निर्यात में भारत में क्या देखने को प्राप्त हुई है, कमी देखने को प्राप्त हुई, जैसे मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं। जैसे कि वर्ष 2022-23 में भारत में जो आयात होता था वस्तुओं का वह 715.97 अरब डॉलर का होता था, और 2022-23 के वित्तीय वर्ष 2023-24 का जो वित्तीय वर्ष है इसमें गिरकर या इसमें कमी होकर यह कितने का हो गया है, 677.24 अरब डॉलर का भारत का विदेशी व्यापार यहाँ पर देखने को प्राप्त हो रहा है। मतलब इसमें क्या देखने को प्राप्त हो रही है, कमी देखने को प्राप्त हो रही, किसमें, आयात में। वहीं पर यदि निर्यात की बात करें, ठीक है ना, तो वस्तुओं के निर्यात में भी हमें क्या देखने को प्राप्त हो रही है, कमी देखने को प्राप्त हो रही है। पिछले वित्तीय वर्ष की बात करें, 2022-23 की बात करें तो 451.07 अरब डॉलर की वस्तुओं का भारत ने जहां निर्यात किया था, वहीं पर इस वित्तीय वर्ष में हम बात करें तो 437.06 अरब डॉलर की वस्तुओं का भारत ने क्या किया है, निर्यात किया है। मतलब वस्तुओं के आयात की बात करें या निर्यात की बात करें, दोनों में हमको कमी देखने को यहाँ पर प्राप्त हो रही, किसकी, पिछले जो वित्तीय वर्ष है उसकी तुलना में। वहीं पर सेवाओं की यदि बात करें, हम किसकी बात करें, सेवाओं की यदि हम चर्चा करें तो सेवाओं के आयात में हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, कि 2022-23 की बात करें तो 2022-23 में सेवाओं का आयात किया गया 182.05 अरब डॉलर का। वहीं पर सेवाओं का वर्ष 2023-24 में आयात किया गया 177.56 अरब डॉलर पर। अर्थात हम कह सकते हैं कि सेवाओं के आयात में भी हमें क्या देखने को प्राप्त हुई, पिछले वर्ष की तुलना में कमी देखने को प्राप्त हुई। क्या देखने को प्राप्त हुई, कमी देखने को प्राप्त हुई। वहीं पर यदि निर्यात की बात करें सेवाओं की तो 325.33 अरब डॉलर का जहां 2022-23 में निर्यात किया गया, वहीं पर यह निर्यात बढ़कर सेवाओं का 2023-24 में कितना हो गया, 339.62 अरब डॉलर हो गया। कितना हो गया, 339.62 अरब डॉलर यहाँ पर हो गया। अर्थात हम कहें कि सेवाओं के निर्यात में हमको क्या देखने को प्राप्त हुई, यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को प्राप्त हुई। क्या देखने को प्राप्त हुई, तो बढ़ोतरी देखने को प्राप्त हुई। ठीक है ना। अब वहीं पर कुल व्यापार में बात करें तो भारत का जो आयात व्यापार की हम बात करें 2022-23 में 898.01 अरब डॉलर था। वहीं पर इसमें कमी हमको देखने को प्राप्त हुई, और यह कमी
जो है कम होकर कितना हो गया, 854.8 अरब डॉलर का हमको देखने को प्राप्त हुआ। क्या, भारत का आयात व्यापार, मतलब आयात में क्या हुई, कमी हुई, और यहाँ पर कुल जो निर्यात है इसमें भारत में जो है बढ़ोतरी देखने को प्राप्त हुई, जहां पर 2022-23 में 776.4 अरब डॉलर का भारत ने निर्यात किया था। वहीं पर इस मामूली बढ़ोतरी हम देखें, यहाँ हम कहें 0.04% की यहाँ पर बढ़ोतरी हुई, और यह बढ़ोतरी हमको 776.68 अरब जो डॉलर है उसके रूप में दिखाई देती है। भले ही मामूली बढ़ोतरी हो, पर भारत के निर्यात व्यापार में हमको क्या देखने को प्राप्त हुई, यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को प्राप्त होती है। ठीक है ना। तो यह जो हो जाता है भारत का विदेशी व्यापार के अंतर्गत हम लोगों ने क्या पढ़े, मूल्य के बारे में पढ़े हैं। किसके बारे में पढ़े हैं, तो भारत के विदेशी व्यापार में हम लोगों ने किसके बारे में अध्ययन किए हैं, तो यहाँ पर मूल्य के बारे में अध्ययन किए हैं। ठीक है ना। तो ये क्लास आपको कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन पर जाकर जरूर बताएं। आगे आने वाली क्लासेस जो है उसमें हम लोग जो है भारत के विदेशी व्यापार की मूल्य के बारे में पढ़ चुके हैं। आगे वाली क्लासों में हम लोग संरचना और इसकी विदेशी व्यापार की दिशा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो ये क्लास कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन पर जाकर जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।